हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सिलेबस के थर्ड पेपर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की डिटेल में जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। 19th सेंचुरी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ऑब्ज़र्व किए गए या जो भी फिनोमिनास ऑब्ज़र्व किए गए उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स सफिशेंट थी। पर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते कुछ ऐसे फिनोमिनास देखे गए जो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो उन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो इनमें सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं कि 1838 के आसपास माइकल फैराडे ने के कैथोड रेज को ऑब्जर्व किया। 1859-60 में किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखे, उन्हें ऑब्जर्व किया। 1877 में बोल्ट्जमैन ने सजेशन दिया कि एनर्जी स्टेट्स, किसी भी फिज़िकल सिस्टम की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट हो सकती हैं, विविक्त हो सकती हैं, कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट हो सकती हैं। 1887 में हेनरिक हर्ट्ज़ ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व किया जो क्लासिकल फिज़िक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सक रहा था। 1900 तक 1900 में प्लैंक ने क्वांटम हाइपोथेसिस दी कि किसी भी रेडिएटिंग एटॉमिक सिस्टम के जो एनर्जी है उसको अपन थ्योरेटिकली डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी एलिमेंट्स। उनको हम विविक्त ऊर्जा के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एच न्यू उनकी एनर्जी का फॉर्म होगी। 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया। रिमेंबर 1887 में हर्ट्ज़ ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखा था, पर वो उसको एक्सप्लेन क्लासिकल फिज़िक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। 1905 में आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया और उसने ये माना कि लाइट जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बनी हुई है और इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जो बाद में हमने फोटोन के नाम से जाना। आज हम सब फोटोन को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं फोटोन क्या है, पर रिमेंबर 1900 के आसपास फोटोन की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसी तरह ऑलमोस्ट 1920 के आसपास मैक्स बॉर्न और हाइजेनबर्ग और पॉली इन सब ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स टर्म को कॉइन किया और फिर क्वांटम मैकेनिक्स की आगे बढ़े, क्वांटम मैकेनिक्स को डिफ़ाइन किया गया और उसको आगे बढ़ के एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो छोटे स्केल पर काम करती है, स्केल ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब परमाणु या और उससे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए। सो क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बड़े सिस्टम पे या बड़े स्केल पर काम करती है। जैसे अगर अपन को सपोज़ ग्रेविटेशनल बॉडीज़ का कुछ इंटरेक्शन देखना है तो उस केस को क्लासिकल फिज़िक्स बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती है। बट अपन एटॉमिक लेवल पर अगर आते हैं तो वहाँ पे ये क्लासिकल फिज़िक्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वी में से वो फेल होने लगती है और तब क्वांटम फिज़िक्स इसको अच्छे से समझा सकती है। सो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्लासिकल फिज़िक्स सफिशेंट थी, पर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते कुछ ऐसे फिनोमिनास ऑब्जर्व किए गए और वहाँ पे हमें क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत महसूस हुई। उससे पहले हमें मालूम था पार्टिकल जो हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो मैक्सवेल के समीकरणों का पालन करती है। पर 20वीं शताब्दी तक या बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी कुछ ऐसे फिनोमिनाज ऑब्जर्व हुए जिन्हें क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो फिनोमिनाज क्या थे? कई थे, बट उनमें जो इम्पोर्टेंट वाले थे, जो पहले मैंने आपको बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका ऊर्जा वितरण और कॉम्पटन इफेक्ट, तो और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, इस तरह के 3-4 एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्हें जो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो क्वांटम फिज़िक्स की शुरुआत हुई। तो क्वांटम फिज़िक्स या it was initiated to explain the black body radiation energy spectrum. क्वांटम भौतिकी का जन्म कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझाने के प्रयासों से हुआ। प्लैंक ने प्रपोज किया था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी का पार्टिकल्स के या पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो प्लैंक के अनुसार जो कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण है या उत्सर्जन है, वो सतत ना होकर एक निश्चित मात्रा के गुणज के रूप में होता है, और वो मात्रा क्या है? एच न्यू। आज हम सब जानते हैं एच प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? दोलक की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो चेंज इन एनर्जी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, और एच के प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम सबको पता ही है, 6.6 × 10⁻⁻34। 1864 में मैक्सवेल ने यह सुझाव दिया कि त्वरित विद्युत आवेश परस्पर संबद्ध ऐसे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करते हैं जो आकाश में स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। जब कोई आवेशित कण आवर्ती रूप से दोलन करता है, तब परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें माध्यम या निर्वात में एक निश्चित वेग से गमन करती हैं, जो हम सब अच्छे से जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग c, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि whenever an accelerated electric charge is there, it gives rise to electric and magnetic fields which are mutually connected and they can move freely in space. Or whenever a charged particle oscillates, then mutually perpendicular electric and magnetic fields are produced, or which gives rise to electromagnetic waves. So electromagnetic spectrum you can see all here. This figure shows the complete electromagnetic spectrum. Next we move on to the black body radiation and spectral distribution of energy. Black body जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसी बॉडी जो उस पे जितने भी रेडिएशंस आ रहे हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर रही है। सो थ्योरेटिकली कोई भी बॉडी कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होती, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करती। तो उसके लिए प्रैक्टिकली हमने एक एनक्लोजर बनाया है जिसमें एक बीच में एक होल है, उस होल से रेडिएशंस उस कैविटी में एंटर कर जाती हैं, और एक बार उस कैविटी में एंटर कर गई तो उसकी वॉल से रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होने से ये रेडिएशंस विद इन द कैविटी रहती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो इसमें रेडिएशंस गिर रही हैं, इस कैविटी में जो रेडिएशंस एंटर हो रही हैं, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं। वी कैन से कि इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक 1 है। तो कृष्णिका एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य की किरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी is a body which absorbs all radiations incident on it. Obviously its absorption coefficient is unity. तो ब्लैक बॉडी का ये स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा, और लैम्डा के बीच में जब हम ग्राफ देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार ये ग्राफ अच्छे से आप देख लीजिए, और इसके आगे अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न लैम्डा के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसा आपने स्पेक्ट्रम में देखा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ कंटिन्यूस,
but radiations of all wavelengths are emitted at each given temperature, but the quantity of radiation may vary for each wavelength. फिर हम देख रहे हैं उस ग्राफ में कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रत्येक लैम्डा पर विकिरण की मात्रा भी बढ़ रही है। तो ताप वृद्धि से प्रत्येक लैम्डा के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। सो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच वेवलेंथ इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी एक ताप पर तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा उसके बाद एक निश्चित मान के बाद कम हो जाता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा increases with lambda, reaches a maximum value for a particular wavelength lambda m and then decreases. अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के संगत जो लैम्डा m है उसका मान ताप वृद्धि के साथ लोअर वेवलेंथ की तरफ या लघु लैम्डा की तरफ मूव करता है। सो लैम्डा m का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा m का मान वो लैम्डा जिसके लिए E मैक्सिमम है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता जाता है। या हम कह सकते हैं लैम्डा m इंटू टी इज़ अ कांस्टेंट बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लैम्डा m t एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। सो वेवलेंथ लैम्डा m corresponding to maximum emissive power E lambda shifts towards shorter wavelength as the temperature increases. हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं E मैक्सिमम के लिए जो लैम्डा है वो लोअर लैम्डा की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लैम्डा m पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा m का मान ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दैट मीन्स ई लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू T⁵. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंग दैर्ध्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है तथा ये कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द एरिया बिटवीन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व and the wavelength axis is equal to the total emissive power and it is proportional to the fourth power of temperature. So E is directly proportional to T⁴. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो सिग्मा कांस्टेंट आएगा। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर K4। सो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का ग्राफ हमने देखा। क्लासिकली इस ग्राफ को हम नहीं समझा पा रहे थे बिकॉज वीन ने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और रेले जीन्स ने भी एक्सप्लेन किया। बट आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों की स्टडी देखेंगे और हम देखेंगे कि वीन्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक रीजन में काम करता है और रेले जीन्स का एक्सप्लेनेशन दूसरे रीजन में काम करता है। सो कोई भी ऐसा क्लियर एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं था जो इस पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम को या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सके। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया और उधर वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले तो वीन्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेले जीन्स लॉ एंड देन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पर जाएंगे। थैंक यू।